जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों 28 मई 2023 को आपका जीएटी का पेपर हुआ था, तो उसमें केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन थे। आप जो फाइनल पेपर दोगे उसमें केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, पर कुछ सब्जेक्ट जो अभी आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने आपको बढ़ा के दिए थे। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के थे वो कितने थे बेटा? 30 क्वेश्चन थे। तो हम उनका आज वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप नोट करते चलना। मैं आपको क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन रहेंगे उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके जो छोटे भाई बहन है या आपसे जो परिचित है, अगर वो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एनडीए का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें सीडीएस की, तो सीडीएस का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये वो बच्चे हैं जिनका अभी रिसेंटली रिटर्न निकला है, तो ये अभी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई, अब क्वेश्चन का सिलसिला चालू होता है। आशा करता हूं आप सभी के पास पेपर होगा, ठीक है भाई। पेपर को साथ में लेके बैठना। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले तो याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? H2SO4। इसी को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं भाई? किंग ऑफ केमिकल। तो पहला पॉइंट तो ये हमें मिल गया कि सर सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर एडेड टू 1 ग्राम कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट मतलब सर CuSO4। क्या हो गया भाई? कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। अच्छा, ये याद रखना CuSO4.5H2O। प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्लू विट्रॉल। तो ये याद रखना कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनका कलर ब्लू होता है। जैसे ही आप CuSO4 को वाटर में डिसोल्व करोगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाएगा मेरे भाई? ब्लू। यहां तक की कहानी क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन में जो पॉइंट या जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया किंग ऑफ केमिकल, तो H2SO4, CuSO4 जो है, ठीक है, इसके क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? तो आपको बताना चाहिए ब्लू कलर होता है। तो आपने क्या करा? 2 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसमें ऐड कर दिया भाई? 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वॉज एडेड टू डिसॉल्व इट। आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में वो समझो। देखिए भाई, ये एक पात्र है, ये कंटेनर है, ठीक है। आपने क्या करा? इसमें CuSO4 के क्रिस्टल थे, आपने इसमें ऐड करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और आपने ऐड करा हॉट वाटर। क्या ऐड करा मेरे भाई? हॉट वाटर। जिससे होगा क्या कि ये जो CuSO4 है ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो CuSO4 है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसको हमने बोला है स्टेप ए। अब स्टेप ए आपको ये बताना है, स्टेप ए बोल दो या स्टेप फर्स्ट बोल दो। स्टेप फर्स्ट जो है आपको ये बताना है कि फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन। तो अब मेरे भाई ध्यान सुनना। देखो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई CuSO4 है, ठीक है, आपने H2SO4 ऐड करा, फिर आपने वाटर ऐड करा तो कुछ नया बन जाएगा, और कुछ नया बन जाएगा तो केमिकल चेंज होगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपको मैं क्लियर कर दूं, किताबों में लिखा है क्लियरली। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, ये कंटेनर है, इसमें है मेरे भाई वाटर, आपने इसमें ऐड करा NaCl। तो बहुत से टीचर या बहुत से अपने जो गूगल बाबा वाले जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जब आप NaCl को वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये केमिकल चेंज है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। NaCl को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुछ नया नहीं बनता मेरे भाई, कुछ नया नहीं बन सकता। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये डिसोल्व हो जाएगा, पर आप इसको बाद में सेपरेट भी कर सकते हो। सर सेपरेट कैसे करेंगे? इसको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन। वाष्पीकरण की मदद से हम क्या कर सकते हैं? NaCl को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये सर रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई सर, ये फिजिकल चेंज है। तो जब आप CuSO4 को किसमें डिसोल्व कर दिया भाई? आपने वाटर में डिसोल्व कर दिया। तो स्टेप फर्स्ट जो है ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज मेरे भाई, क्योंकि कुछ भी नया नहीं बनेगा। और अगर कुछ भी नया नहीं बन रहा है तो चेंज किस में चले जाएगा? फिजिकल चेंज में। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? जो सॉल्यूशन उसको ठंडा कर रहे हो। तो ठंडा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो कुछ नया बना क्या? कुछ भी नहीं, नया नहीं बना भाई। जो उसमें डिसॉल्व था वही कुछ समय बाद आपको मिल गया। तो अगर जो उसमें डिसॉल्व था वो कुछ समय बाद आपको मिल रहा है तो कुछ भी नया नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेप सेकंड है, जो पद 2 है, ये भी क्या हो जाएगा भाई? आपका फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। चलिए भाई ऑप्शन पे पढ़ लेते हैं। क्या है? ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज? नहीं,
दोनों कैसे हैं, फिजिकल चेंज, तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ फिजिकल चेंज, मतलब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों कैसे मेरे भाई, फिजिकल चेंज। बढ़े आगे, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, तो आपको ये बताना कि केमिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है। चेंज इन कलर ओनली, कि सर केवल कलर में चेंज होगा, हाँ हो सकता है केवल भाई चेंज इन कलर जो है वो हो सकता है। सर कैसे, एग्जांपल से समझा दो। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू। इसमें आपने ऐड कर दिया, मान लो इसमें आपने ऐड कर दिया आयरन, तो हमें मिलता है FeSO4 प्लस CO, और इसका कलर होता है भाई ग्रीन। ये चीज क्लियर, CuSO4 ब्लू कलर का क्रिस्टल होते हैं, Fe ऐड करा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस कॉपर मिल गया आपको। क्या कलर में चेंज हुआ, हाँ सर कलर में चेंज हुआ, ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन। मतलब ये हुआ कि जो केमिकल चेंज है, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा, ये केमिकल चेंज कैसे, इन दोनों की रिएक्शन से कुछ नया बना, तो इन दोनों की कुछ रिएक्शन से कुछ नया बना, मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में कलर चेंज हो रहा है, देखो केमिकल चेंज में कलर चेंज हो सकता है। यहां तक की कहानी क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा, ये भी याद रखना कि ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे भाई। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। जी मेरे भाई, Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए Fe ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना आप लोग, गारंटी है रिएक्टिविटी सीरीज से पक्का क्वेश्चन आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लास में आपको करवाई है। तो कलर चेंज तो हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, हाँ चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है ना मेरे भाई। देखो कैसे होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको आप बोलते हो मेरे भाई क्विक लाइम। क्या बोलते हैं भाई, क्विक लाइम, क्विक लाइम। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हो तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्लेग्ड लाइम। ये चीज क्लियर। तो मेरे भाई ये क्विक लाइम है और ये क्या है, स्लेग्ड लाइम। तो आपने क्या करा, एक बाल्टी में आपके पास पानी था, उसमें आपने ऐड कर दिया क्विक लाइम, तो क्या बन जाएगा, स्लेग्ड लाइम। अगर आप बाल्टी को टच करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हीट इवॉल्व हो रही है। हीट क्या हो रही है भाई, इवॉल्व हो रही है, इसलिए बाल्टी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली, गैस रिलीज हो सकती है, हाँ गैस रिलीज हो सकती है मेरे भाई। कैसे सर, ये भी बता दो। जैसे जिंक की रिएक्शन आपने करा दी भाई डाइल्यूट H2SO4 से, तो जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से होगी तो बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो देखो गैस रिलीज हो रही है ना, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि इनकी क्रिया हो रही है, इनकी रिएक्शन हो रही है, कुछ नया बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, केमिकल चेंज। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि एनी और ऑल ऑफ द अबव, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चेंज इन कलर भी हो सकता है केमिकल चेंज में, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। तो सारे ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। सेकंड का क्या हो गया मेरे भाई, डी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज बताना है भाई आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, तो ये याद रखना, इसमें आप फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है पूछ सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ रस्ट है Fe2O3 डॉट H2O। H2O मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अननोन है, इसलिए क्या बोल दिया भाई X। और ये देखना रेड ब्राउन कलर का होता है मेरे भाई, ये कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर। तो अच्छा ये होगा कैसे देखना, आयरन, वाटर और O2, ये जब तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये आयरन पे रस्ट का निर्माण कर देते हैं, और फॉर्मूला क्या हो जाता है Fe2O3 डॉट H2O। तो कुछ नया बन रहा है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, केमिकल चेंज। पर हमें तो फिजिकल चेंज बताना है। कंबसन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मेरे को देखो ऐसी फील आ रही है कि मैग्नीशियम रिबन से इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा। कंबसन ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या वो समझो। कंबसन ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब ये है मेरे भाई कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है O2 से। अगर बोल रहा हूं मैं कंबसन ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मतलब ये हो गया कि आपको एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करानी है, O2 से। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या फिर कंबसन ऑफ मैग्नीशियम रिबन
तो जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से कराते हो तो हमें मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट कलर का पाउडर है, ये याद रखना, कलर याद रखना, पूछ सकता है, व्हाइट पाउडर। और साथ में हमें हीट भी मिलती है और साथ में लाइट भी मिलती है। अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो समझो। पहले तो बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर आपने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ये क्या होगा भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। सर इसमें सर O2 ऐड हो रहा है सर। अच्छा सर O2 ऐड हो रहा है मतलब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं सर। तो सर आप ये कहना चाहते हो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? जी मेरे भाई, ये क्या है भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सर ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिडक्शन में ये बोलेंगे, रिडक्शन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सारी कहानी? तो ये याद रखना कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका कलर याद रखना भाई, इन दोनों की क्रिया से कुछ नया बन रहा है, रिएक्शन से कुछ नया बन रहा है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, अरे ये तो कितनी बार बताया भाई, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये केमिकल चेंज है। कैसा है? बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है। पर एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी को बताना मत। अगर क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो इसका आंसर है बर्निंग ऑफ कैंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ कैंडल। लेकिन अगर ये पूछा बर्निंग ऑफ कैंडल इज, तो उसको हम कंसीडर करेंगे केमिकल चेंज में। क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर होने से आंसर बदल जाएगा। अगर बोल रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल इज, तो बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑलवेज, तो कैसा हो जाएगा भाई? वो केमिकल चेंज। लेकिन अगर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। क्लियर? मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है, पर वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन वो कैसे पूछ रहा है आपसे। तो सही आंसर है भाई डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर वैक्स पिघल रहा है तो कुछ नया नहीं बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा, तो मेरे भाई ये कैसा हो जाएगा? ये पीसी हो जाएगा यार, पीसी, फिजिकल चेंज। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हिंदी में क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। आपको भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो जल की बात करें मेरे भाई, तो जल तो कैसा होता है? उदासीन होता है। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका पीएच क्या होगा मेरा भाई? इसका सर पीएच हो जाएगा 7। याद रखना कि अगर कोई न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होता है मेरे भाई? 7। ये भी याद रखना कि अगर पीएच 7 से कम है तो 7 से कम है तो मेरे भाई हो जाएगा एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो मेरे भाई हो जाएगा बेसिक, क्षारीय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्षारीय। तो सर वाटर तो हो गया न्यूट्रल, चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें दो प्राणी और है, एक तो होता है एसिडिक एसिड। तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसका आपको आईयूपीएसी नाम भी पता होना चाहिए। इसका आईयूपीएसी नाम है प्यारे बच्चों इथेनोइक एसिड। क्या है भाई? इथेनोइक एसिड। अब काम की बात सुनना, पूछ सकता है कि इथेनोइक एसिड जो है, जो आपका एसिडिक एसिड है, किसमें पाया जाता है? जवाब देने की कोशिश करें। हाँ सर ये पाया जाता है विनेगर में। सर ये किसमें पाया जाता है? विनेगर में। तो लिखना भाई इन विनेगर, सिरका बोलते हैं इसको, ठीक है हिंदी में। इन विनेगर एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट, पर अब और क्वेश्चन क्या आएगा वो समझो। देखो आपको ये तो पता है कि विनेगर में एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। पर वो ये पूछ लेगा कि विनेगर क्या है, और वो 4 ऑप्शन डिजाइन करेगा। तो ये याद रखना विनेगर क्या होता है मेरे भाई, वो समझो। विनेगर होता है 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है? 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब आप क्या करते हो? एसिडिक एसिड को डिसोल्व करते हो वाटर में, तो जो बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विनेगर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। क्या हो गया भाई? HCl। तो अब ध्यान सुनना, देखो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, बच्चों को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें दोनों होते हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। ये सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर। और HCl कैसा है मेरे भाई? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप ध्यान सुनना, देखो काम की बात आ रही है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एसिड होते हैं उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने? वापस से देखो, ये सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है सर, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एसिड है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एसिड है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसिड है उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिनरल एसिड। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 एसिड देगा और पूछेगा कौन सा मिनरल एसिड है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसिड है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। अब काम की बात सुन रहा, जो मिनरल एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। सर क्या बोला आपने? मिनरल एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। सर क्यों होते हैं? सर क्यों, बताओ ना, कारण बताओ सर। भाई ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। ये कैसे होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज। और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये पार्शली आयोनाइज होते हैं। अगर ये पार्शली आयोनाइज हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, तो ये क्या होंगे? वीक एसिड। और ये अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये याद रखना कि HCl और इथेनोइक एसिड में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए। अब देखो क्या दमदार क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन, ध्यान सुनना भाई, सिट्टी पिट्टी गल हो जाएगी। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, सारी चीजें क्लास से ही आएंगी, देखना। क्वेश्चन है HCl इज एसिडिक इन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? HCl इज एसिडिक इन। ऑप्शन में बना देता हूं। पहला ऑप्शन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठीक है। दूसरा गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। सी है इन एक्वस स्टेट, ठीक है। और डी है ऑल ऑफ दिस। बताओ भाई, इसका जवाब दो तो मान जाएंगे आपको। राइटिंग अपनी थोड़ी माशाल्लाह बहुत सही है तो आप थोड़ा वीडियो पे ध्यान दो, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर राइटिंग थोड़ी ठीक लगो सर। चलता है बेटा, समझ में आना चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला? HCl इज एसिडिक इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों का दिमाग चलेगा यार सर HCl तो एसिडिक ही है, कोई सी भी स्टेट लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, यही तो तुम गड़बड़ कर जाओगे। ये याद रखना, HCl जो है, ठीक है, ये एसिडिक जो है केवल एक्वस स्टेट में होता है। HCl केवल एसिडिक एक्वस स्टेट में, इस स्टेट में HCl एसिडिक नहीं होगा, याद रखना। यहां तक नहीं क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। सर क्या बोला आपने? HCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? HCl के एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने HCl को पानी में पटक दिया, पानी में मिला दिया। तो मेरे भाई याद रखना, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये पूरी तरह से आयन में टूटेगा। तो HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो जलीय विलयन है, उसमें होगा केवल H+ एक्वस और Cl- एक्वस। क्या होगा भाई? H+ एक्वस और Cl- एक्वस। HCl नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा HCl? HCl नहीं होगा क्योंकि HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सारा का सारा आयन में टूट जाएगा, सारा का सारा आयन में टूट जाएगा। मतलब किस में टूट जाएगा? H+ एक्वस और Cl- एक्वस में। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या भाई? देख लो भाई, बड़े आगे सारी कहानी क्लियर। जो जो क्वेश्चन बन सकते हो सब बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलो यार, अब तो बोल सकते हो सर ए हो जाएगा सर। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है, सारे पॉइंट नोट करना, नहीं तो भूल जाओगे तुम। सर आपने ये बताया कि जो सर इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और ये HCl से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बढ़े आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, ठीक है।
तो इट्स नेचर इज, तो ये किताब में लिखा हुआ है यार, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है बेसिक होता है, ये क्या होता है भाई, बेसिक। तो सिंपल याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट जो है 2-3 ml में होता है। 2-3 ml समझते हो ना, ठीक है। जो नहीं समझते फिर अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जो 2-3 ml है उसमें क्या होता है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट, और वो कैसा होता है, बेसिक। अगर ये पूछता है, ये पूछ सकता है, देखो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये याद रखना कि अगर माउथ के पीएच, ठीक है, मुंह का पीएच 5.5 से कम है, ठीक, तो आपके जो दांत है वो सड़ने लग जाएंगे, दांत जो आपके टूटने लग जाएंगे, तो जो टूथ डीके है वो स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डीके विल स्टार्ट। तो ये भी याद रखना भाई कि अगर माउथ का पीएच, ठीक है, मुंह का पीएच 5.5 से कम है, तो जो टूथ डीके, दांत जो आपके टूटने लगेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, आप बकायदा अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ो तो भाई मास्टर को बोल लो आप कि मास्टर जो नोट करा रहा वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है, तो पहले तो आपको सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लू विट्रोल बोल दिया, मतलब बोल दिया सर CuSO4.5H2O। ब्लू विट्रोल क्या होता है मेरे बच्चों, CuSO4.5H2O। और ये बिंदी में वाटर लिखा है, किसमें, बिंदी में जो वाटर लिखा है इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा होता है सर NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा होता है मेरे भाई Na2CO3.10H2O, ठीक है। जिप्सम मेरे भाई होता है CaSO4 डॉट, बोलो, हाँ जिप्सम होता है मेरे भाई CaSO4.2H2O, ठीक है। तो बिंदी में इसमें पानी है, बिंदी में इसमें पानी है, मतलब इन तीनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो डज नॉट बोला था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बेकिंग सोडा। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते, ध्यान सुनिएगा। इसके बारे में तो आपको मैंने सारी जानकारी दी थी। बेकिंग सोडा से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, पिछली बार भी आया था। तो पहले तो आप ये याद रखें कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। सर अभी आपने बताया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सर NaHCO3, पहली बात तो ये यहां तक क्या निकले। अब ये बनता कैसे वो आपको पता होना चाहिए, ये कैसे बनता, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। NH3CO2 प्लस वाटर प्लस NaCl, जब ये चार लोग क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें मिलता है मेरे भाई NH4Cl प्लस NaCO3। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर आपको क्या बनाना, बेकिंग सोडा बनाना है, तो आप किसको यूज नहीं कर सकते। तो मान लो उसमें ऑप्शन में आपको दे दिया था क्या, Cl2 दे दिया, तो Cl2 थोड़ी यूज करते हैं हम यूज करते हैं अमोनिया, CO2 प्लस वाटर प्लस NaCl, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, बेकिंग सोडा, ठीक। यहां तक क्या नहीं क्लियर, पक्का। अब देखिए भाई, जब बेकिंग सोडा को हम ताता करते हैं, गर्म करते हैं, इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है मेरे भाई, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर CO2 गैस उत्सर्जित होती है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 जो है ये है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, याद रखना। CO2 कैसी होती, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। यहां तक की कहानी क्लियर, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखिए CO2 जो है, CO2 के बारे में बात कर लेते भाई। कहां पे लिख दें इसको, सब लिख दो ना यहाँ पे, देखो CO2 is used as fire extinguisher। CO2 is used as fire extinguisher। CO2 जो है ये आग बुझाने के काम में आता है। यहां तक की कहानी क्लियर। सोडा वाटर की अगर हम बात करें तो जो सोडा वाटर है मेरे भाई, सोडा वाटर का मतलब ये होता है कि CO2 प्लस वाटर, क्या होता है भाई, CO2 प्लस वाटर। ध्यान सुनिएगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, सोडा वाटर का मतलब CO2 प्लस वाटर, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला याद रखना, पूछ सकता है कभी भी, यही पूछ सकता है कि CO2 को वाटर में डिसोल्व करा तो क्या बना, तो कार्बोनिक एसिड बना।
तो ध्यान सुनना, CO2 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है। CO2 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। CO2 की जब प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें लिखाया था, तो याद रखिएगा CO2 का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। यहां तक क्या क्लियर? चलिए वापस इस पे आते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण अपने लिए, कई सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे। और देखो ये जो है, ये ध्यान रखना, NaHCO3 इज यूज्ड एज एंटा एसिड। एंटा एसिड, सर एंटा एसिड क्या होते हैं? तो मेरे भाई एंटा एसिड जो है ऐसे कंपाउंड है जो एसिडिटी को कम करेंगे। एंटा एसिड जो है ऐसे कंपाउंड है जो एसिडिटी को कम करते हैं। तो ये याद रखना कि जो बेकिंग सोडा है इसको हम एज अ एंटा एसिड भी यूज करते हैं। एज अ एंटा एसिड इसलिए यूज करते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि ये खुद बेसिक होता है। भाई ये कैसा होता है? बेसिक होता है। याद रखना बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेसिक, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड। यहां तक यानी क्लियर? अगर एक और याद रखना, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? MgOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मोस्ट कॉमन एंटा एसिड। क्या होता है भाई? ये मोस्ट कॉमन एंटा एसिड। क्लियर यहां तक की कहानी? और भी पॉइंट है, सब बताएंगे अपन। और देखो नेक्स्ट, कहां जगह ही कम पड़ जाती है यार अपन को, तो इसको कहीं फेंक देते अपन। चल भाई तू इधर आ जा, यहां लिखते हैं। देखो यहां तक क्या नहीं क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। सर क्या बोल दिया सर आपने? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। सर आप ये बोलना चाहते हो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। हाँ मेरे भाई, दोनों अलग अलग होते हैं, ये याद रखना। बेकिंग पाउडर लिख देता हूं, ठीक है। बेकिंग सोडा तो यही हो गया, तो बेकिंग पाउडर क्या वो समझो, बेकिंग पाउडर केक वगैरह में अपन यूज करते हैं ना। बेकिंग पाउडर जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा मतलब NaCO3 प्लस साथ में हम यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड। क्या यूज करते हैं? टार्ट्रिक एसिड। कभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है किसका है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का। यहां तक क्या नहीं क्लियर? नेक्स्ट जो है ये याद रखना कि जो आपका बेकिंग सोडा है इसको हम यूज करते हैं एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। लिख देता हूं मैं, कहां लिखूं? देखो बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो पिछली बार ही पूछा था, याद हो तो, जिन्होंने पेपर दिया हो। तो बेकिंग सोडा जो है इसको हम यूज करते हैं एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सोडा इसके लिए है और एसिड जो है ये H2SO4 के लिए है। तो याद रखना कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेकिंग सोडा और एक क्या होता है? H2SO4। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सही सारे डिस्कस कर दिए और इसका सही आंसर भी अपन ने बता दिया। भाई सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी। देखो 6 क्वेश्चन में भी सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, What happen when a solution of acid is mixed with solution of base? अरे सर सिंपल सी चीज पूछ रहे हो आप, ये तो पता है सर हमको कि सर एसिड और जब बेस रिएक्शन करते हैं तो सर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। देखो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है भाई? सॉल्ट प्लस वाटर। यहां तक यानी क्लियर? और ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये होती है मेरे भाई एक्सोथर्मिक। कैसी होती है मेरे भाई? एक्सोथर्मिक, मतलब जो हीट है वो रिलीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? एब्सॉर्ब। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो समझते हो। देखो पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल बढ़ेगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, नहीं ये गलत। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, नहीं भाई ये भी गलत। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट तो बनेगा ही भाई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ किसमें है बे? डी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। अब देखो सॉल्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। सॉल्ट जो है हमारे सिलेबस में 3 तरह का, एक होता है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है भाई? एसिडिक सॉल्ट। एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट और एक प्यारे बच्चों होता है न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन लवण, ठीक है। किसका क्या मतलब समझो। एसिडिक सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। देखो
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। सर अगर दोनों न्यूट्रल हुए तो अगर दोनों न्यूट्रल है तो कुछ नहीं कह सकते आप कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट, तो इसलिए आप तीन ही चीज याद रखना। एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बेसिक सॉल्ट का मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सर अब पर हमें कैसा पता चलेगा यार कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, ठीक। तो इसके लिए आपको सिंपल सी चीजें कुछ याद रखनी। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास कुछ 2-3 लोग हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में एक है हमारे पास HCl, एक है हमारे पास HNO3, एक है हमारे पास H2SO4। तो ये जो आपके सामने 3 एसिड लिखे गए हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में आप याद रखें CH3COOH एसिडिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कैसे होता है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में आप याद रखें KOH NaOH, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्लेक्ड लाइम। तो मेरे बच्चों ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में एक याद रखना जो हम यूज करेंगे, वीक बेस में होता है आपका NH4OH। तो भाई ये 8-10 चीजें जो आपको याद रखनी है। यहाँ तक की क्या निकले, बड़े आगे, और इस पे भी आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भाई सही आंसर तो मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे बढ़ते, कॉपी कर लो भाई, ठीक। इसको अपन दबाते तो गायब हो जाता सब। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। आपको ये बताना है कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, अरे भाई ये अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो खाना ही नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो फिर आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो इसमें तो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की अभिक्रिया प्रक्रिया, ये तो शुरू से बढ़ते आ रहे हो, ये कैसी होती है, ये होती है केमिकल रिएक्शन। चलिए बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या हो जाए, बर्निंग बोल दिया, अरे सिंपल सी सर चीज है, अगर बर्निंग बोल रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग का मतलब O2 से रिएक्शन करानी है। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, याद रखना कि अगर वैक्स पिघल रहा है, मोम पिघल रहा है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। तो 8 का हो गया डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। तो जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराओगे तो आपको मिलेगा बेटा FeCl3 प्लस, हाँ ये क्या मिल जाएगा आपको, FeCl3 प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो देखो क्या बुझा, आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, ठीक है, आयरन क्लोराइड बनेगा, ये हो गया आपका आयरन क्लोराइड, ठीक है। इसको FeCl2 कर लो, ठीक है, FeCl2 प्लस H2 गैस। तो आयरन क्लोराइड तो मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका ए। बड़े आगे, नो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर, नहीं वाटर नहीं बन रहा है, आयरन का सॉल्ट तो बन रहा है, क्लोरीन गैस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो गया है। बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अरे गायब हो गया, कौन सा था, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड, अच्छा कैन नॉट नहीं, कैन भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, AgCl और AgBr, ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं और ये देंगे क्या वो समझो, H न्यू मतलब लाइट, ठीक है। ये बनाएगा आपका 2Ag प्लस क्लोरीन गैस और ये बनाएगा आपका 2Ag प्लस ब्रोमीन गैस। एक और ये पूछ सकते हैं कि ये याद रखना, इन दोनों का यूज हम करते हैं फोटोग्राफी में, किसमें करते हैं भाई, फोटोग्राफी में। और ये भी याद रखना कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उनमें हम इनका यूज करते हैं, AgCl और AgBr का हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो लाइट से कौन डिकम्पोज हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। यहां तक क्या नहीं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये भी ध्यान रखना, चलो ये तो आगे चल के अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा ये भाई आपको एक रिएक्शन दी है, इक्वेशन बोल सकते हो आप। ये याद रखना कि रिएक्शन और इक्वेशन अलग अलग होता है, ठीक है। जो इक्वेशन है वो रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो भाई ये आपके पास एक इक्वेशन है, तो सर इसमें हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या, चलो पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन,
तो भाई ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन भी है, इसको चेक कर लेते हैं। सर देखो सर ये है यहाँ पे सर 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही बन रहा है, हाँ सर एक ही बन रहा है। तो सर 2 रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब ये सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या होगा भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। सर इसमें O2 ऐड हो गया, सर अभी बताया था आपने अगर O2 ऐड हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो पहला ऑप्शन तो सर गलत हो गया, इसको हटा दो सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे नहीं डिकम्पोजिशन थोड़ी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ भाई ये सही है, डी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। बढ़े आगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें क्या पूछा है? द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड। आपको ये बताना है कि एसिड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दर्शाएगा। दे सोर इन टेस्ट, हाँ भाई खारे खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड जो है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। और जो बेस है ये क्या होता है भाई? बेस जो होते हैं ये बिटर होते हैं, ये खारे होते हैं आपके। और एसिड कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। दे टर्न लिटमस रेड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपके जो एसिड है ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये याद रखना कि जो लिटमस है ये पूछ सकते हैं, इसको हम लीचेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लिटमस को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई? लीचेन नामक एक प्लांट है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। दे फील सोपी, यार यही गलत है यार, सोपी थोड़ी होंगे भाई एसिड। देयर पीएच इज लेस देन 7, हाँ भाई एसिड है तो पीएच तो लेस देन 7 ही होगा, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, मेरे को फीलिंग आ रही है। अब क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या है वो समझो। देखो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में हम बनाते हैं NaOH। क्या बनाते हैं भाई? NaOH। इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं भाई? कास्टिक सोडा। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो समझो। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन की हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन करते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो NaOH बनाते हैं हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस से। NaOH मतलब कास्टिक सोडा। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है सर? सर ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसी को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको मिलता है NaOH प्लस H2 गैस और साथ में आपको Cl2 भी मिलता है। देखो NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2। अब इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं भाई? ये जो है ये अल्कली है, ये क्या है मेरे भाई? अल्कली है। और ये क्या है भाई? आपका क्लोरीन है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में हम ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें मिलता है NaOH, H2 और Cl2 मिलता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? NaOH, Cl2 और H2। NaOH किसी में नहीं क्या? NaOH चाहिए सी में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? सी। अब और क्या पूछ सकता है वो समझ लो। ये याद रखना कि जो यहाँ पे Cl2 बना है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं हम? जो आपका सिलेक्ट लाइम है इससे हम पास करते हैं Cl2 गैस। तो जैसे ही आप सिलेक्ट लाइम से Cl2 गैस पास करोगे, जो कि आपको कहां से मिली है? आपको मिली है क्लोरो अल्कली प्रोसेस से, तो हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका ये किसका फॉर्मूला है मेरे भाई? ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और कुछ आ सकता है क्या इससे? बस इतनी चीज याद रखना भाई, ठीक। बड़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सॉल्ट whose aqueous solution will turn blue litmus to red। अब देखो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में। अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक। भाई एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस है वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो पहला क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का मतलब ये NH4 होल ट्वाइस SO4। अब देखो भाई आपको फॉर्मूला लिखते आना चाहिए यार। 9th क्लास में आपको बताया होगा आपके टीचर ने कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सोडियम एसीटेट मतलब सर ये CH3COON है, ठीक। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये सारे सॉल्ट हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट सर पोटेशियम कार्बोनेट तो ये होगा यार सर K2CO। चलो भाई हमने सबके फॉर्मूले लिख दिए। अब सर ये सॉल्ट है अगर, तो सर ये एसिड और बेस से बने होंगे। जी भाई
ये सारे सॉल्ट हैं, ये सारे लवण हैं, तो ये किससे बने होंगे? एसिड और बेस से। सभी के एसिड और बेस लिख दो। NH4 किससे आया होगा? तो NH4 आया होगा आपका NH4OH से। SO4 किससे आया होगा? तो SO4 आया होगा आपका H2SO4 से। नेक्स्ट देखिए भाई, ये वाला जो पार्ट है ये आया होगा एसिटिक एसिड से, मतलब CH3COOH। Na किससे आया होगा? Na आया होगा NaOH से। NaCl में Na कहां से आया? NaOH से। Cl कहां से आया? HCl से आया। K2CO3 में K कहां से आया? तो KOH से आया। CO3 कहां से आया? तो H2CO3 से आया। अब बस आप ये पहचान लो कि कौन क्या है। देखो सिंपल सी चीज, देखो देखो फटाफट देखो। सर NH4OH, सर ये वीक बेस है, अभी आपने बताया सर थोड़ी देर पहले। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बोलो बोलो। हाँ, सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो यही तो करेक्ट है, ए करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्ट है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और भी चेक कर लेते, देखो भाई ये कैसा है आपका? सर ये तो सर वीक एसिड है, और सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये सर बेसिक सॉल्ट है सर। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भाई ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। KOH की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? वीक एसिड। तो सॉल्ट का नेचर भी क्या हो जाएगा? बेसिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़े आगे, सारी कहानी क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो अनसैचुरेटेड बोल दिया, इसका क्या मतलब वो समझो। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले तो ये देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, बोलो बोलो क्या मतलब होता है? सर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसको हम दो क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सेचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है मेरे भाई अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, ये चीज क्लियर? एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम बोलते हैं एल्केन। और एल्केन की जो जीएफ है, याद रखना, एल्केन की जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन की जीएफ है भाई CnH2n+2। देखो इसका मतलब क्या वो समझो। इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन ले रहे हो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा लेना है। मान लीजिए आपने 2 कार्बन लिए तो 2 का डबल हो गया 4, और 4 से 2 ज्यादा कितना हो गया? 6। मान लो आपने 5 कार्बन लिए तो 5 का डबल 10, 10 से जो 2 ज्यादा तो 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया सर? अब अनसेचुरेटेड में देखना भाई, अनसेचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि या तो वो एल्कीन होगा, या तो वो एल्कीन होगा, या वो होगा एल्काइन। अगर वो एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो जीएफ अगर बात करें जनरल फॉर्मूला की तो इसकी एल्कीन की जीएफ है CnH2n, ठीक। और जो अल्काइन है, अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अल्काइन की जीएफ है, बोलो बोलो, CnH2n-2। सर इनका मतलब बता दीजिए भाई। सिंपल सी बात, देखो इसका मतलब ये हो गया कि जितने कार्बन ले रहे हो हाइड्रोजन डबल करना है। जितने कार्बन ले रहे हो हाइड्रोजन डबल करना है, तो 2 का डबल कितना हो गया भाई? 4। 3 का डबल हो जाएगा 6, तो C3H6 हो जाएगा। 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। अब यहाँ पे क्या करना है? डबल से 2 कम करना है। डबल से 2 कम करना है, तो अगर आपने 4 हाइड्रोजन लिए, सॉरी 4 कार्बन लिए, आपने कितने कार्बन लिए भाई? 4। तो 4 का डबल 8, और 8 से 2 कम, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? C4H6। मान लो सर 6 लेते तो 6 लेते तो सर 6 का डबल हो जाता 12, और 12 में से सर 2 कम कर दो, मतलब 10 सर, तो C6H10 बनता फॉर्मूला। यहां तक क्या नहीं क्लियर? तो भाई आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C तो हो गई। 50 हाइड्रोजन है तो पूछ रहा है कार्बन कितने होंगे? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो अल्काइन की बात कर रहा है। जी भाई, वो किसकी बात कर रहा है? अल्काइन की बात कर रहा है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने है भाई? 50 है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 50 है, इसका मतलब ये होगा कि जो कार्बन है ना वो 26 रहे होंगे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देखो 26 का डबल करोगे तो 52 होगा, और 52 में से 2 करोगे तो 50 होगा ना, और 50 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन कितने होंगे मेरे भाई? 26 होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 26। अच्छा, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझो। देखो बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है और क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ध्यान सुनना, जो एल्केन है
जो एल्केन है ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देते हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कभी भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, एल्केन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का आना दूसरे का जाना, एक आई ठीक है दूसरी गई, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर एग्जांपल दे दीजिए। तो भाई एग्जांपल ऐसे समझो, कहाँ बता दें, जैसे CH4 है भाई, ये इसका नाम मीथेन होता है, मतलब ये एल्केन है। इसकी रिएक्शन आप Cl2 से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो होता क्या है कि एक Cl एक H को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो हमें मिलता है CH3Cl प्लस HCl। यहाँ तक क्या निकले? तो एल्केन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जो एल्कीन है या फिर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये क्या देते हैं भाई? एडिशन रिएक्शन। तो आपको एल्कीन के बारे में याद रखना है कि जो एल्कीन ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। सर एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एल्कीन में कोई आके ऐड हो जाएगा, ऐसा एल्कीन पड़ा हुआ है इसमें आके कोई ऐड हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे भाई? एडिशन रिएक्शन। सर एग्जांपल दे दीजिए। सर बिल्कुल एग्जांपल दे देते, पर ये हटाना पड़ेगा भाई, ये यहाँ लिख देता अपन। देखो एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप कराते हो H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, तो हमें मिल जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो ये अनसैचुरेटेड था, इसमें आपने H2 चिपका दिया, मतलब H2 ऐड करा, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन मेनली याद रखना अपने काम का एल्कीन है, एल्कीन जो है ये कैसी रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। तो ऑप्शन कैसा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा पता है? 4 कंपाउंड लिख देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एडिशन रिएक्शन, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे सर, आपने बता दिया। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अरे देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ना भाई, जो पढ़ाया वही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब आपको एल्कीन और एल्काइन छांटना है, क्योंकि एल्केन जो वो तो सैचुरेटेड हो जाएगा, वो पेयर छांटना जो अनसैचुरेटेड है। सर देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन मतलब ये तो सर एल्केन हो गया ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो डबल से 2 ज्यादा हो रहे हैं। C4H6 तो 4 का डबल 8, पर यहाँ 8 से 2 कम है, तो सर ये तो एल्काइन हो गया सर, इसको हटा दो भाई, ठीक है। वो पेयर सिलेक्ट करना जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6-12 ठीक है, 6-12 मतलब ये हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, हाँ ये हो जाएगा एल्किन। 5-12 मतलब क्या हो जाएगा? ये एल्केन। 4-6 मतलब ये हो गया आपका अल्काइन। 6-12 मतलब ये हो गया आपका एल्किन। तो यही तो सही है, आपको वो पेयर सिलेक्ट करना था जिसमें क्या हो, जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो या अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ 5th मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। ये भाई बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज, ध्यान सुनिएगा, होमोलोगस सीरीज। अब ध्यान सुनना, होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके हर एक मेंबर को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर एग्जांपल से समझाओगे तो बढ़िया पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा भाई, हमारे पास है एल्केन, ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो फर्स्ट मेंबर जो है ये हो जाएगा आपका CH4, सेकेंड मेंबर हो जाएगा आपका C2H6, थर्ड मेंबर हो जाएगा C3H8, फोर्थ मेंबर हो जाएगा C4H10, फिफ्थ मेंबर हो जाएगा C5H12। ये चीज क्लियर, यहां तक का नहीं क्लियर? तो देखो ये कंपाउंड की ऐसी सीरीज है जिसके हर एक मेंबर को मैं एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक सदस्य को, हर एक मेंबर को आप एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सको, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? होमोलोगस सीरीज। अब इसके बारे में आपको 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए अगर हम 2 कंसेक्यूटिव मेंबर की बात करें, 2 क्रमागत सदस्यों की बात करें, तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है कि नहीं भाई? देखो इनके बीच भी CH2 का डिफरेंस, इनके बीच भी CH2 का डिफरेंस, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज के 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। और मास में कितने का डिफरेंस होगा? तो मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन का मास 12 और 2 यहां से आ जाएगा। तो ये याद रखना कि होमोलोगस सीरीज के जो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर है उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें 14 यूनिट का अंतर होगा। यहां तक क्या नहीं क्लियर? अब जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी।
इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी। यहां तक क्या नहीं क्लियर? तो देखिए हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो है अल्काइन, ठीक है, और अल्काइन होमोलोगस सीरीज का हमें बताना है फिफ्थ मेंबर। इसमें बच्चा ये क्वेश्चन आया ना, बच्चा बिल्कुल गलत करके आएगा, क्योंकि वो बेवकूफ वाली हरकत क्या करेगा, ध्यान सुनना, अगर अल्काइन बोल रहा है ना अल्काइन, तो अल्काइन बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसमें 2 कार्बन होंगे। फर्स्ट मेंबर कहां से चालू होता है इसका फर्स्ट मेंबर चालू होता है C2H2 से। देखो तो फर्स्ट मेंबर हो गया C2H2, सेकेंड मेंबर क्या हो गया भाई C3H4, थर्ड मेंबर हो गया C4H6। ये तो समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं, डबल से 2 कम करना है, ठीक है। फोर्थ मेंबर हो जाएगा आपका C5 कितना हो जाएगा H8, और फिफ्थ मेंबर हो जाएगा C6 कितना हो जाएगा भाई 10। ये चीज क्लियर? तो देखिए अगर वो फिफ्थ मेंबर पूछ रहा है तो बच्चे क्या सोचते हैं, फिफ्थ मेंबर बोला मतलब 5 कार्बन होंगे। यार ऐसा थोड़ी होता भाई, आपको लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्काइन की जो होमोलोगस सीरीज है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो सही आंसर हो जाएगा C। बड़े आगे 17 का हो गया C। 30 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन लंबा इसलिए होगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें और ऐड करके बताई जा रही है, आपको सारी चीजें नोट करनी है और यहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है, एग्जाम टाइम में काम में आएंगी। अरे ये तो कराया था भाई HCl इज एसिडिक इन, सर ये तो आपने बताया, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इन वाटर, ठीक है, इन एक्वस स्टेट, ठीक। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। इसमें क्या बोल रहा है वो समझो। देखो, when a vegetable oil is treated with hydrogen gas in the presence of nickel or palladium catalyst, it forms a fat. This is an example of, मतलब ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान सुनना। एनोडाइजिंग रिएक्शन, और एनोडाइजिंग रिएक्शन का भी थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो पहली बात तो याद रखना, नहीं बाद में, पहली बात तो याद रखना, देखो अगर वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वनस्पति तेल बोलते हैं इसको, वेजिटेबल ऑयल है, तो इससे हम पास करते हैं H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें मिल जाता है वेजिटेबल घी। इसको आप बोलते हो डालडा घी। क्या बोलते हैं भाई, डालडा घी। ये चीज क्लियर? तो याद रखना कि अगर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है, वनस्पति घी बनाना है, डालडा घी बनाना है, तो हम H2 गैस पास करेंगे किसकी उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में। और ये भी याद रखना कि ये एक एडिशन रिएक्शन है मेरे भाई, ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में आपने किसको ऐड कर दिया, H2 को, मतलब ये हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो गया भाई D। पर मेरे को फील हो रही है कि भाई एनोडाइजिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसा क्वेश्चन आएगा वो समझो। देखो आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन, आपने पढ़ा होगा ना गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं वो समझो। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आपका आयरन है उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन मेटल पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ताकि आयरन का जो कोरोजन हो रहा है, ठीक है, आयरन जो कोरोड हो रहा है वो ना हो। तो याद रखना कि गैल्वेनाइजेशन में हम प्रोटेक्ट किसको करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन को विद द हेल्प ऑफ जिंक। ये चीज क्लियर? तो एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। क्या है भाई, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं वो समझो। एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगाते हैं, ये याद रखना। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चिपकाते हैं, जिससे जो रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम पे जो रस्ट लगने की रेट है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाएगी। सर एक और बार समझा दो। एनोडाइजिंग एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगाते हैं, ठीक है, जिससे एल्यूमिनियम की जो रस्टिंग है, एल्यूमिनियम पे जो जंग लगने की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी, ठीक है, मतलब रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो इजीली नहीं होगा। यहाँ तक क्या नहीं क्लियर? बढ़े आगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस जो है, एनोडाइजिंग रिएक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। भाई ये तो अभी बताया यार, क्या बताया कि स्लेक्ड लाइम है, इससे पास करी Cl2 तो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम। बढ़े आगे।
अच्छा ये रखना कि इसको बोलते हो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हो भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो बता चुका ना, ये मोस्ट कॉमन एंटासिड है। और इसका पीएच याद रखना, इसका पीएच 10 होता है, पूछ सकता हो, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। सर ये भी बताया था सर आपने। सर वॉशिंग सोडा क्रिस्टल मतलब Na2CO3.NH2O। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। 22 का क्या हो जाएगा भाई? सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, दिस इज। तो दिस इज आंसर हो जाएगा भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सब तो बता दिया है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटी एसिड, ठीक है। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। भाई रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। सर अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो कंफर्म क्या हो जाएगा सर? बेसिक होगा। और अगर बेसिक होगा तो पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो भाई पीएच 7 से ज्यादा होगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 24 का डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिकेटर विच प्रोड्यूस पिंक कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब ये इंडिकेटर क्या होता है वो समझ लो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। देखो इंडिकेटर जो है, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, ठीक है, तो आपको बताता है कि भाई जैसे मान लो मैंने इधर का इंडिकेटर दिया, ठीक है, मतलब मैं इधर जाऊंगा। मैं अगर इधर का इंडिकेटर दूंगा मतलब मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। यहां तक क्या नहीं क्लियर? लड़कियों में इतना दिमाग नहीं होता, उनको जाना इधर, वो इंडिकेटर इधर का देती है। तो इंडिकेटर जो आपको इंडिकेट करता है कि भाई आपको क्या करना है। केमिस्ट्री में जो इंडिकेटर है इसका मतलब ये है कि आपको ये बताएगा समापन समारोह ऑफ द रिएक्शन। ये क्या बताता भाई? समापन समारोह ऑफ द रिएक्शन, कि भैया जी अब आपकी रिएक्शन खत्म हो गई, अब आप कुछ मत करो, अब बैठो शांति से, ठीक। तो हमारे पास इंडिकेटर में देखो, एक तो मिथाइल ऑरेंज है, एक टर्मरिक पेपर है, एक फिनोफ्थेलिन है और एक लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर में आपने दो तरह के लिटमस पेपर देखे होंगे, एक होता है, बोलो बोलो, एक ब्लू होता है और एक क्या होता है? रेड। जो एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और जो बेस है वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। यहां तक क्या नहीं क्लियर? टर्मरिक जो है, ये याद रखना, टर्मरिक जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या भाई? नेचुरल इंडिकेटर। ये याद रखना कि अगर एसिडिक मीडियम है, ध्यान सुनना, अगर एसिडिक मीडियम है तो जो टर्मरिक है ये रहता है आपका येलो कलर का। किस कलर का होता है भाई? येलो कलर का। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है, क्षारीय माध्यम है, तो रेड ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा आपका? रेड ब्राउन कलर का। ये याद रखना। तो आपने देखा होगा, मान लो आपके शर्ट पे व्हाइट कलर का शर्ट है, उस पे हल्दी लग गई, उसमें आपने सोप लगा दिया, सोप कैसा होता है? बेसिक। बेसिक है तो ठीक है, तो येलो कलर जो है बेसिक मीडियम में, टर्मरिक जो है ये येलो कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में तो येलो कलर ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट शर्ट पे आपको रेड ब्राउन कलर दिखने लगेगा। मिथाइल ऑरेंज, सर मिथाइल ऑरेंज जो है, ध्यान सुनना भाई, देखो जो मिथाइल ऑरेंज है ये याद रखना कि जो एसिडिक मीडियम है इसमें होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, कैसे लिख दें? मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में होता है रेड कलर, ठीक है, और बेसिक मीडियम में होता है ये आपका येलो कलर का। कैसा हो जाता है भाई? येलो कलर का। ये याद रखना, एसिडिक मीडियम में कैसा होता है मेरे भाई? रेड कलर का। बेसिक मीडियम में कैसा होता है भाई? येलो कलर का। बढ़े आगे, कंफर्म। फिनोफ्थेलिन की बात कर लेते हैं। फिनोफ्थेलिन जो है ये याद रखना कि फिनोफ्थेलिन एसिड, नोट कर लेना आप लोग, फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है? कलरलेस। और अगर बेसिक मीडियम में तो पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा भाई? पिंक कलर का। तो भाई पिंक कलर पूछ रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 25 का क्या हो गया प्यारे बच्चों? सी। ये रखना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी चीजें मैं बता दी, तो आप लोग नोट करके जरूर लिखना। बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज, रेड और येलो, ठीक। चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अरे बेकिंग सोडा पूछा है तो सिंपल सी चीज, बेकिंग सोडा पूछा है मतलब बेकिंग सोडा मतलब ये हो जाएगा आपका सी। 26 का क्या हो जाएगा भाई? सी। बढ़े आगे, 26 का हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है। तो रिएक्शन देख लीजिए पहले। आयरन की रिएक्शन हो रही किससे भाई? वाटर से। तो जब आयरन की रिएक्शन वाटर से होगी तो आपको मिलेगा Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। क्या मिलेगा भाई? Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। पानी की, पानी तो लग रहा है अपन को पानी है नहीं यार यहाँ पे। चलो मंगवाते हैं थोड़ी देर से। देखो भाई अब कितना टाइम हो गया होगा अपन को, कब से 1 घंटा क्या होना है, 1 घंटा के आसपास हो गया होगा। चलो
ये क्या है कि कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, गला बहुत सूखता है यहाँ पे, और एसी भी ठीक ठाक चल नहीं रही आज। तो भाई ये रिएक्शन है, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सिंपल सी चीज है, देखो सर रिएक्शन के बारे, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अरे ये वाला क्वेश्चन है, कुछ सिंपल देखो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो फटाफट, Fe प्लस 4H2O, बैलेंसिंग आप कर लेना, ठीक है। H2O मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, Fe3O4 प्लस 4H2। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, देखो ये रिएक्शन है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। अंकित पानी देना है। देखो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पे आयरन है आपका +8/3 में, आप लोग निकाल लेना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 0 में। यहाँ तक क्या निकले, चलिए देखिए, अब जब आपने सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, अब कहानी बहुत इजी हो जाएगी। सर कैसे इजी होगी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। भाई ये 0 से किस में चले गया, प्लस में, अगर ये 0 से प्लस में गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे -2 है, पर हाइड्रोजन देखो +1 से किस में गया, 0 में, अगर +1 से 0 में गया तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। ये चीज क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये शायद कराया यार पहले भी ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज क्लियर। चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, करेक्ट बताना है हमको, करेक्ट बताना है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। वाटर इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं भाई, वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किसमें है, चेक करो, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। तो 27 का हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। If few drop of concentrated acid accidentally spill over the hand, भाई आपका सिंपल सी चीज है, भाई आपके हाथ पे क्या गिर गया, भाई कंसंट्रेटेड H2SO4, तेजाब, तेजाब जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 ही होता है, वो आपके हाथ पे गिर गया। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले हाथ जो है उसको पानी से अच्छे से साफ कर लो, फिर उस पर आप यूज करो माइल्ड बेस। क्या यूज करो भाई, माइल्ड बेस। सर माइल्ड बेस क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस जो कोरोसिव होता है वो बर्न कर देगा आपकी स्किन को, ठीक है। तो वॉश हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये मेरा भाई माइल्ड बेस होता है। कैसा होता है मेरे भाई, माइल्ड बेस। बढ़े आगे, ठीक। चलो 29, अ पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक वॉज ड्रॉप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, देखो सिंपल सी चीज है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना है ना। वो ये पूछ रहा है आपसे कि जिंक के CuSO4 की रिएक्शन कराई तो हमें मिलेगा भाई ZnSO4 प्लस Cu। इसका कलर होता है, हाँ क्या ब्लू बताया था, ब्लू, ब्लू। FeSO4 जो वो होता है ग्रीन, इसका कलर होता है भाई ब्लू, और ये होता है कलरलेस। कैसा होता है मेरे भाई, कलरलेस। अगर ये कलरलेस है मतलब ब्लू से कलरलेस हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू टू कलरलेस। ब्लू टू या नहीं, ये तो सब बकवास है, आप याद रखना। ब्लू से क्या हो जाएगा भाई, कलरलेस, क्योंकि ये होता है ब्लू कलर का, ये होता है आपका कलरलेस, तो ब्लू से क्या हो जाएगा, कलरलेस। चलो 30 क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस। सिंपल सा है भाई, ये सबका फॉर्मूला लिख दो। बेकिंग सोडा मतलब Na-CO3, सोडा एस मतलब Na2CO3। तो इन दोनों के बीच क्या कॉमन नहीं है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन कॉमन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोलो बोलो, हाँ 30 का हो जाएगा बी। तो भाई ये 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी के सामने, मैंने आपको ऑप्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। आपको वो कॉपी में नोट करनी है, दिमाग में स्टोर करनी है। ये याद रखना, जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा, मैक्सिमम चीजें वहीं से आएंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को बोलो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, ठीक है, ताकि ऐसे ही मजेदार जो वीडियो रहेंगे आपके पास आते रहेंगे। हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। बाकी क्लास में तो हम आपके लिए उपलब्ध है। तो आगे हम मिलेंगे, कल मिल सकते हैं, कभी मिल सकते हैं, तो आगे कहानी आपको मिलेगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।